कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जीएस का 16th नंबर की क्लासेस हैं, यानी जो क्लास है आपकी वो 16वें नंबर की क्लास है और इसके बाद भी आपकी 14 क्लासेस बचती हैं। और जितना मैं समझता हूँ आपका पटवारी और लेखपाल तक हमारा ये 30 क्लासेस आपके लिए रामबाण होनी ही होनी है। जीएस जो यूकेपीएससी पूछता है उसके आधार पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी इससे कवर हो जाए और इसमें पेंडिंग नहीं रखना कुछ भी, ठीक है। जिस दिन जो वीडियो आती है उसका काम उसी दिन हो जाना चाहिए। देख, आपने नोटिस भी किया होगा पिछले लगातार लगभग 20 दिनों से मैं क्लासेस दे रहा हूँ। ये जो जीएस वाली मैंने बीच में ना इसमें उत्तराखंड इंट्रोड्यूस किया है ना हिंदी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 15-16 जो 14 क्लासेस बची हैं वो इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक ठीक ही पटवारी का एग्जाम पहुंचता है। तो 2-3 दिन में आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे डील करना है, वो बात की बात है। पटवारी का एग्जाम निपट जाएगा तो उसके बाद आगे की जो रणनीति है, क्योंकि कई बच्चे पटवारी बन जाएंगे लेखपाल हो, तो एग्जाम से ही पता चल जाता है ना जिस दिन आपका एग्जाम होगा। अब 75, 70, 80 मार्क्स स्कोर करके आ रहे हो, ठीक ठाक पेपर आया, एवरेज से ऊपर का पेपर आया, तो ये काफी होते हैं इतने मार्क्स, ठीक। उसके बाद जो आगे को होगा वो उसी समय बताया जाएगा कि आगे क्या करना है हमने, ठीक है। देखिए, बट रुकना नहीं है, जब तक चयन नहीं होगा रुकना मत। इतना पढ़ने के बाद आधे से भाग जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्लीटली उसकी स्टडी करनी है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, यानी अंतिम चयन परिणाम तक आपका छोड़ना नहीं है, ठीक है। लिखिए, पहला टॉपिक लिखिए जो भारत में कृषि मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित, ठीक है। भारत में कृषि से संबंधित फैक्ट है, भारत में कृषि से संबंधित तथ्य लिख देना है, ठीक है। भारत में कृषि से संबंधित तथ्य आपको आज सबसे पहले करना है। और ये है कि अब जैसे मैंने कृषि है, कृषि से मैंने पहले भी आपको ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन कराए होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि हम ज्योग्राफी के अंदर इसके क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत से फैक्ट हमें पता है, वो आप देखना, ठीक है। देखिए, भारत में बच्चों कृषि की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो किस अवधि के अंदर आती कृषि पता है आपको? 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। 1 जुलाई से 30 जून, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो आपने क्या नोटिस किया होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो कृषि की अवधि आपका 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होती है। कृषि किस क्षेत्र, आर्थिक रूप से किस क्षेत्र का भाग है? अगर पूछता है प्राथमिक क्षेत्र, अगर कभी आपसे ये पूछता है कि कृषि जो है आर्थिक रूप से किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, कृषि वगैरह किस क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक। एक इसी में क्वेश्चन आता है बच्चों, छोटे किसान किसको कहोगे आप? छोटे किसान, ये भी क्वेश्चन आता है, एक बार यूकेपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि इसमें आप छोटे या सीमांत किसान को कैसे आप डिफाइन करोगे? तो 1 से 2 हेक्टेयर जोत जिनकी होती है उनको छोटे किसान कहते हैं, ठीक है। ऐसे किसान जिनकी 1 से 2 हेक्टेयर जोत होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? छोटे किसान के रूप में संबोधित करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि छोटे किसान किस वर्ग तक के होते हैं, ठीक है। अब देखना एक क्वेश्चन जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से आता है, हरित क्रांति से सर्वाधिक फायदा जो है किस क्षेत्र को हुआ, ठीक है। हरित क्रांति सर्वाधिक जो हुआ बच्चों वो 2 चीजों में हुआ, 2 फसल, गेहूं और चावल, ठीक है। तो हरित क्रांति सर्वाधिक सफल के क्षेत्र में भी पूछेगा, तो देखना सर्वाधिक सफल ये हुई बच्चों गेहूं और चावल के क्षेत्र में, ठीक है। गेहूं प्लस चावल, इस क्षेत्र में क्या हुई? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा सर्वाधिक सफल जो हुई इसी क्षेत्र में हुई, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो है हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें क्या किया गया था? अधिक उपज वाली, जिसका ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, ऐसे बीज का प्रयोग करना था, यानी अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम था, ठीक है। लिखो, अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम, मतलब ऐसे बीज डालने हैं जो अधिक उपज दे, ठीक है। ये शुरू हुआ था 1966 से, यानी कहीं ना कहीं हरित क्रांति भारत में 1966-67 से शुरू हुई। और इसमें क्या था? अधिक उपज वाली किस्मों का प्रयोग करना था। HYB कहते हैं, क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग, हाँ यही होता है, ठीक है, HYB। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि अधिक उपज वाली किस्म का जो प्रयोग हुआ था वो किस्म हुआ था हरित क्रांति में हुआ था, और इसका कार्यक्रम 1966 से हुआ, ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति का जनक पूछता है तो MS स्वामीनाथन को बोलते हैं, ठीक है। लिखो, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन
नाथन को भारत में क्या बोला जाता है, हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। ये इकोनॉमी का ये वाला पोर्शन है जहां पे आपसे कृषि और से संबद्ध क्षेत्र उसमें सिलेबस में लिखा है। अगला लिखो बच्चों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज से है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड ये बच्चों डेयरी उद्योग से, यानी दुग्ध उत्पादन लिखो, यानी इसके तहत दूध के क्षेत्र में क्या किया गया, डेयरी क्षेत्र में क्या किया गया था, क्रांति लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड यहाँ पे भारत में कार्यक्रम शुरू हुआ था। और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 1970 से हुआ था, इसको ध्यान में रखना, 1970, ठीक है, लिखो 1970 से। अगला क्वेश्चन पूछता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, ठीक है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध भी किससे है? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। भारत में लिखो श्वेत क्रांति का मतलब श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है अगर क्वेश्चन पूछता है तो इनका नाम है बच्चों डॉक्टर वी कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन लिख देना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन यानी वी कुरियन, इनको क्या बोला जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का जो जनक है, फादर ऑफ द ग्रीन, सॉरी फादर ऑफ द ये व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक जो बोला जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। अगला लिखो, सर्वाधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। बाकी ये वाले डेटा जो है जैसे जूट है, कपास है, दलहन है, ये सब चीज़ें मैंने आपको ज्योग्राफी वाले में अभी इसी जीएस में पढ़ाया था, वो ध्यान रखना, ठीक है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक जो है किसका उत्पादन होता है? सर्वाधिक प्याज का उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला लिखो, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन, सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि विश्व में सर्वाधिक कहवा या कॉफी उत्पादन कौन है? ब्राजील है। अगला लिखना है आपको, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस चीज से है? बागवानी फसलों से, ठीक है, लिखो स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। स्वर्ण क्रांति में सभी बागवानी फसलें आ जाएंगी, बागवानी, ठीक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? बागवानी क्षेत्र से, ठीक है। अगला लिखो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस चीज की खेती होती है? धान की खेती होती है। अगला लिखो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में खेती, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में खेती, और भारत का सबसे मुख्य खाद्य फसल भी यही है, ठीक है। खेती किसकी होती है? धान की खेती होती है। और लिखो, भारत की मुख्य खाद्य फसल भी यही है, जैसे गेहूं और दोनों में से ऑप्शन आएगा ना, मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? क्योंकि सर्वाधिक लोग भारत में यही चावल वगैरह खाते हैं, इसलिए मुख्य खाद्य फसल के रूप में भी, क्योंकि साउथ इंडिया है या आप वेस्ट बंगाल साइड, उड़ीसा साइड, छत्तीसगढ़, जो समुद्र के तट के इलाके, वहाँ तो यही चलता है, क्योंकि वहाँ मछली उत्पादन होता है। उनका जो बेस्ट उनका फूड है यही रहता है, फिश और चावल के साथ, वो बहुत फिश और चावल का उनका फेमस रहता है, ठीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में यही होता है। अगला लिखो बच्चों, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन डिसाइड करता है? ठीक है, लिखो कृषि उपज के लिए आपने सुना होगा ना, एक एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसका नाम। वो क्या होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे किसान वगैरह जो हैं वो उत्पादन करते हैं, अगर उनको उनका जो प्रोडक्शन है अगर किसी ने नहीं खरीदा तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे, तो सरकार उनको एक गारंटी देती है, कोई खरीदे ना खरीदे, सरकार आपके प्रोडक्शन पे, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर इतना रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी ही देगी सरकार, कोई नहीं खरीदेगा, हम खरीदेंगे, ठीक है। तो लिखो, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन डिसाइड करता है? कृषि उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इसका क्या बोलते हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये करता है बच्चों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, लिखो कृषि लागत व मूल्य आयोग। और ये कृषि लागत व मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था? आपको पता है 1965 में इसका गठन, लिखो 1965 में इसका गठन हुआ था। यही तय करता है कि कृषि उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा। अब आपका होमवर्क क्या है? वर्तमान में एमएसपी कितने फसलों पे दी जा रही है? ठीक है, 22, 23, 24, 21 ऑप्शन है। वर्तमान में एमएसपी कितने फसल पे दी जा रही है? ऑप्शन लिखो, 1 22, 23, 24 और 21 लिखो। इनमें से एक विकल्प है। मैं ये चेक कर लूंगा कि आप लोग कितना पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। तो वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों पे दी जाती है, आपका ये विकल्प होगा, इसमें कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग, ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, ठीक है, 2004
2004 में इसका क्या हुआ था बच्चों, गठन हुआ था, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। अगला लिखना है आपको, सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जो है विश्व में कौन है, सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन होता है वो होता है कहाँ पे, चीन में होता है। ठीक है, तो लिखो सर्वाधिक सब्जी उत्पादक देश कौन है, चीन है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक देश, सर्वाधिक सब्जी उत्पादक, ये सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन जो होता है विश्व में कहां पर होता है, चीन में होता है। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है, रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, खाद्य एवं कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन का मुख्यालय, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है, रोम में अवस्थित है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आता है बार बार पेपर में। ठीक है, अगला लिखो, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस जगह पे है, जयपुर में। राष्ट्रीय, ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था आपको, कृषि विपणन संस्थान, विपणन संस्थान, ठीक है, ये है बच्चों जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान किस जगह पर है, जयपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगला लिखो, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगला लिखो, भारत में एगमार्क एक्ट कब से शुरू हुआ, 1937 से। एगमार्क होता है ना, कृषि जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी विश्वसनीयता के लिए होता है। एगमार्क एक्ट 1937 में आया। ठीक है, यानी भारत में जो एगमार्क जो दिया जाता है प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे 1937 से। अगला लिखो, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये लिख लो, ये राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बताएगा कौन, मैं या आप। ऑप्शन लिख लो, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर। कमेंट सेक्शन में बता देना, कानपुर लिख लो फिर आंसर भी। ठीक है, लिखो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है बच्चों आपको, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है, वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान, शोध संस्थान, यह है वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है, अगला लिखना है आपको, कृषि मूल्य आयुक्त, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क, सामुदायिक प्रोग्राम मतलब। ठीक है, सामुदायिक बहुत आता है पेपर में, पॉलिटी के अंदर आता है, इंपोर्टेंट कर देना इसको। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी भारत में 1952 से, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसी के बाद पंचायती राज सिस्टम का जन्म हुआ। अगला लिखो, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन सा है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संस्थान जो इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, सहकारिताओं का शीर्ष संस्थान, ये कौन सा है, नेफेड, NAFED। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि संस्थाओं का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। अगला लिखना है, भारत में लक्षित सार्वजनिक प्रणाली, जो भारत में इसने सिलेबस दिया है, आप चेक करना, आपके सिलेबस में लिखा है उसने, खाद्य सुरक्षा। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उससे संबंधित क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कुछ इंपोर्टेंट, खाद्य सुरक्षा से। अब खाद्य सुरक्षा क्या होती है तो खुद ही पता चल जाएगा ना आपको, लोगों को किफ़ायती रेट पे उनके जो जीवन स्तर को उठाने के लिए उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, यही सब बात है। ठीक है, तो लिखो पहला, भारत में TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी भारत में लक्षित, लिखो भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से शुरू हुई थी, 1997 में। ठीक है, ये क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लिखो हिंदी में लिखो, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला लिखो, खाद्य सुरक्षा के अंदर आप लोग क्या क्या रखोगे, देखो दो चीजें होती है बच्चों खाद्य सुरक्षा में, दो उसके
घटक होते हैं या 2 फैक्टर होते हैं खाद्य सुरक्षा के, मुख्यतः 2 घटक होते हैं। खाद्य सुरक्षा के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कैसे सरकार करती है? एक तो वो क्या करेगी, पीडीएस प्रणाली चलाएगी, यानी ये पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो मैंने टीपीडीएस बताया ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी लक्षित, तो इसके 2 सिस्टम होते हैं। एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लिखो, जो आप लोग कंट्रोल वगैरह से अनाज वगैरह लेते हैं, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी इसको पीडीएस बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों इसमें बफर स्टॉक। सरकार क्या करती है, अपने पास राशन की कहीं देश में कमी ना हो, स्टॉक रखते हैं अपने आप में। ये 2 इसके मुख्यतः घटक होते हैं, ठीक है। और पीडीएस में क्या क्या देगी वो, मिट्टी तेल, चीनी, गेहूं, चावल। इसमें क्या क्या मिलता है बेसिकली, मिट्टी का तेल, चीनी, अब तो दाल वगैरह भी मिलती है ना, गेहूं और चावल, बेसिकली ये चीजें मिलती है। अब तो खैर दाल वगैरह भी देने लगे हो। तो बफर स्टॉक सरकार का अपना स्टॉक होता है, जहां वो क्या रखती है, अनाज का भंडार रखती है, ठीक है। मौसमी भूख मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, लिखो मौसमी भूख, ये बेसिकली पाई जाती है बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में। मौसमी भूख मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में। अगला लिखो आप लोग, FCI का फुल फॉर्म क्या है और इसका गठन भी लिखना, ये गठन पूछेगा, कब इसका गठन हुआ था। भारतीय खाद्य निगम हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, इसका गठन कब हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था, ये पक्का ढूंढ लेना नेट में, कब इसका गठन हुआ था। अगला लिखो आप लोग, अंत्योदय कार्ड किसको दिया जाता है, गरीबों में भी गरीब, ठीक है, अंत्योदय लिखो, अंत्योदय। अंत्योदय क्या होते हैं बच्चों, गरीबों में भी गरीब को बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, गरीबों में भी गरीब, जैसे आपने सुना होगा बीपीएल सुना होगा आपने, बिलो पॉवर्टी लाइन सुना होगा, ठीक है। अब सपोज हमने क्या किया, 1000 ऐसा एक टारगेट रखा कि जो व्यक्ति 1000 रुपए से कम कमाता है वो गरीब है, और 1000 से ऊपर कमाता है प्रति माह वो अमीर। अमीर तो क्या मतलब, गरीबी से ऊपर है। अब कोई व्यक्ति 1000 से नीचे कमा रहा है 990, तो ये क्या हो गया, गरीब कह दिया आपने इसके हिसाब से। लेकिन कोई व्यक्ति करा रहा है 100 रुपया, अब बताओ ये 990 तो करीब इसके ना, लेकिन ये 100 देखो कितना पीछे, तो इसी को बोला गया अंत्योदय, ठीक है। यानी गरीबों में भी गरीब को बोलते हैं अंत्योदय। अगला लिखना आप लोग, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था, जो सबसे कंफ्यूज आपको लगता है, अभी बताता हूं। काम के बदले अनाज, देखो ये जो कार्यक्रम था बच्चों, स्टार्टिंग में इसको शुरू किया गया था 1977-78 में, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार यानी उस टाइम से यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, वर्ष 2004 में इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। लिखो राष्ट्रीय स्तर पर काम के बदले अनाज, ठीक है, काम के बदले अनाज। ये कंफ्यूज बहुत रहा बच्चों को, सर क्या है, आपने 2-2 करा रखे। ये इसीलिए कराया था कि इसको नए तरीके से 2004 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। अब आपका जो भी ऑप्शन आएगा आप उस हिसाब से करोगे, वो वाला आएगा तो ये नहीं आएगा, नीचे वाला आएगा तो ऊपर वाला नहीं आएगा, ठीक है। अगला लिखना है आपको यहीं पे क्वेश्चन, राशन व्यवस्था भारत में कब से शुरू हुई, जो राशन सिस्टम, ठीक है, राशन व्यवस्था 1940 के दशक से। लिखो 1940 का दशक था जहां से भारत में क्या हुई, राशन व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, वर्ष 2013 में आया, ठीक है। भारतीय, इंपोर्टेंट कर देना इसको, खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अधिनियम, ये कब से लागू हुआ, सितंबर 2013 से। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 2013 से भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। और इसमें आप लोग ये याद रखना, इसमें 5 केजी खाद्यान्न तो प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है, ठीक है। 5 केजी खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है इसमें। और इसमें आपको पता होगा 3 रुपया केजी चावल, 2 रुपया केजी गेहूं, इस टाइप का, यानी आपका 3 रुपया केजी चावल, 2 रुपया केजी गेहूं और 1 रुपया केजी इसमें मोटे अनाज मिलते हैं। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना 3 रुपये केजी चावल, 2 रुपये केजी गेहूं और 1 रुपये केजी मोटा अनाज। अगला देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन लिखो इस एग्रीकल्चर वाले का, इस पोर्शन का, भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बना था, 1955 में। अभी देखना होगा आपने, कोरोना के टाइम पे ये एक्ट बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसमें क्या किया गया था, कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम, मतलब आप उसको अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते हो, ठीक है।
ये बना था 1955 का। आवश्यक वस्तु अधिनियम लिखो 1955 का। जैसे कई वस्तुएं होती हैं आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, आप उसको छुपा नहीं सकते हो, अपने पास स्टॉक उसका नहीं रख सकते हो, या आप उस पर कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आवश्यक वस्तुओं के कैटेगरी में सरकार ने रख दी है तो फिर वो आवश्यक ही मानी जाएगी, ठीक है। उसके बिना जीवन यापन करना संभव नहीं होता है। तीसरा टॉपिक आपको लिखना है साइमन कमीशन, ठीक है। लिखो थर्ड, लिखो साइमन कमीशन। जो जो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं हम वो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, सीधे सीधे बता देना 1927 में। दूसरा क्वेश्चन आएगा साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो सीधा सीधा आ जाएगा 1928, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए। साइमन कमीशन की नियुक्ति अलग है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, वैसे 3 फरवरी 1928 के आसपास पहुंचा थे, फरवरी 1928 कर लो, ठीक है। डेट नहीं पूछेगा आपसे, नियुक्ति। दूसरा, साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी, इसकी की गई थी बच्चों जो 1919 का माल्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट था, फोर्ड अधिनियम के तहत एक प्रावधान किया गया था 10 वर्ष में समीक्षा के तहत, 10 वर्ष में समीक्षा हेतु, उसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था, ठीक है। समीक्षा हेतु किसकी, इस एक्ट की समीक्षा करनी थी कि इसमें जो प्रावधान थे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसीलिए भारत में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है इसके सदस्य कितने थे, इसके सदस्य बच्चों 7 थे और सभी क्या थे, अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका भारत में विरोध हुआ, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसमें लिखो विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे, विदेशी थे, सभी सदस्य क्या थे, विदेशी। ऑब्लिक कर दो, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं, जो भी आएगा ऑप्शन में, ठीक है। कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था इसका, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, ठीक है, भारतीय नहीं था, ठीक। इस कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे, कौन थे इसको अध्यक्ष, कौन थे इसके, जॉन साइमन थे, ठीक है, जॉन साइमन। और ये जो थे वहाँ एक उदारवादी लिबरल पार्टी थी उसके नेता थे, ठीक है, उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता। जबकि इसमें एक मेंबर और थे जो भारत, जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस टाइम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंटन एटली, वो भी इसके मेंबर थे और वो श्रमिक दल के थे, लेबर पार्टी के थे, ठीक है। अन्य सदस्य लिख दो, एक क्लीमेंट एटली, एटली, और ये जो था किस दल का था, श्रमिक दल का, ठीक है, लेबर पार्टी के सदस्य थे, ध्यान रखना आपको इसको, ये श्रमिक दल से सदस्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, इसका अन्य नाम क्या था, भारतीय संवैधानिक आयोग। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है इसमें से किसका अन्य नाम भारतीय संवैधानिक आयोग था, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन का ना ही भारतीय संवैधानिक आयोग अपने आप में था, ठीक है। इसको श्वेत कमीशन भी बोलते हैं, इसके श्वेत कमीशन भी किसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सारे सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन नाम से भी क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा एक श्वेत कमीशन भी कहलाता, ऑप्शन दे दिया, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन या स्टेफर्ड क्रिप्स कमीशन जो भारत आया था, वो जो भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, इस कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा जाए, इसका सुझाव किसने दिया था, लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। लिखो साइमन कमीशन से, साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर का सुझाव, भारतीयों को बाहर का सुझाव किसने दिया था, इनका एक वाइसराय था बच्चों, लॉर्ड इरविन, उसी के काम थे जिसने क्या किया था, भारतीयों को बाहर रखने का क्या दिया था, साइमन कमीशन से सुझाव दिया था, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो, जब इस कमीशन का विरोध हो रहा था तो लाहौर में एक व्यक्ति की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने लिखा है साइमन कमीशन के विरोध में, लिखो साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस लाठीचार्ज में किन किन मृत्यु हुई थी, पुलिस लाठीचार्ज में मृत्यु, लाठीचार्ज में मृत्यु किसकी हुई थी, लाला लाजपत राय की, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, लाला लाजपत राय, इनकी मृत्यु हुई थी। और लाला लाजपत राय को प्रेम से पंजाब केसरी भी बोलते हैं, ठीक है, पंजाब केसरी उपनाम भी इन्हीं का था, पंजाब
केसरी लिख दो, और साइमन कमीशन के विरोध में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, जब साइमन कमीशन यहाँ अपनी रिपोर्ट दे रहा था, इसी के अगेंस्ट में भारतीय लोगों ने कुछ प्रतिक्रियाएं दी और एक अपनी तरीके से उन्होंने कहा कि हमें ये साइमन कमीशन के सुझाव जो हैं वो पसंद नहीं है और हम कुछ दूसरा काम करेंगे, और उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम है बच्चों नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, नेहरू रिपोर्ट तैयार कब हुई थी? नेहरू रिपोर्ट ये थी बच्चों 1928 में। ठीक है, और इस 1928 में इस नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे, जिसने इस नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष वो थे मोतीलाल नेहरू। लिखो, जवाहरलाल नेहरू मत करके आना। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कर दो इसको। कौन? जो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे वो थे कौन? मोतीलाल नेहरू जी। ठीक, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद इसमें जो सचिव थे नेहरू रिपोर्ट के वो थे जवाहरलाल नेहरू। सचिव थे जवाहरलाल नेहरू जी, इसके क्या थे? सचिव थे। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक, अब जो नेहरू रिपोर्ट थे इसने क्या कहा, भारत को जो है बच्चों एक डोमिनियन यानी अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। यानी इसने ये नहीं कहा कि नेहरू रिपोर्ट ने हमें पूर्ण स्वराज दो, हमें स्वतंत्रता दो, ऐसा नहीं कहा। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा, यानी ब्रिटिश के अंडर रहते हुए हम स्वतंत्र रूल करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसी के परिप्रेक्ष्य में एक अन्य पार्टी का गठन कर दिया। अभी बताता हूं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में किस चीज की बात की गई थी? डोमिनियन राज्य की बात कही गई थी। ठीक है, तो लिखो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन राज्य, अधिराज्य की बात कही गई थी। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिराज्य। तो इसके चक्कर में कुछ लोग नाराज हो गए अधिराज्य की बात, और उन्होंने क्या कहा, नेहरू रिपोर्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। उनको खुशी नहीं हुई और इसी चक्कर में उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन हुआ। ठीक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, फॉर इंडिया लीग का गठन हुआ था 1928 में, 1928 में। ठीक है, और ये किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी प्लस सुभाष चंद्र बोस। इन लोगों ने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कर दिया था। ठीक है, अगला लिखना है आपको, जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव किस वर्ष में रखा? ठीक है, मुस्लिम लीग यानी जिन्ना लिखो, जिन्ना, ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ठीक है, या ब्रैकेट में लिखो मुस्लिम लीग का 14 सूत्री प्रस्ताव का 14 सूत्री मांग किस वर्ष आई थी? 1929 में। ठीक है, इनका एक अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसमें इसने क्या रखी थी? 14 सूत्री मांग रखी थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। अब जब ये सब हुआ तो इसके तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जो कि सुपर इंपोर्टेंट अधिवेशन बोला जाता है। उसको बोला जाता है बच्चों लाहौर अधिवेशन। ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका लाहौर अधिवेशन। तो इसका आज का 4th टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, लाहौर। यूकेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिवेशन। ठीक है, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये हुआ कब था? 1929 में। अध्यक्ष कौन थे इनके? जवाहरलाल नेहरू। लिखो, अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। और ये क्यों जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, पूर्ण स्वराज की मांग। इसने बोला कि ना, हमें कुछ और नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में उठाई गई थी? ये उठाई गई थी लाहौर अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पहली बार इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, लिखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित। भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, यहीं पर एक व्यक्ति थे मौलाना हसरत मोहानी। तो वो उन्होंने क्या किया था? उससे पहले स्वराज संपूर्ण विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। यानी आप इसके नोट करके लिखो 1921 में मौलाना हसरत मोहानी द्वारा स्वराज को किस रूप में परिभाषित किया गया था?
स्वराज के लिए क्या कहा गया था उन्होंने, देखो ऐसा लिखो 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने स्वराज क्या कहा था, पूर्ण विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, विदेशी नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए, विदेशी नियंत्रण से पूर्ण मुक्त। यानी हमारे लिए स्वराज का अर्थ से पूर्ण, स्वराज का अर्थ ये है कि जो हमारा अपने आप में स्वराज होगा वो विदेशी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होगा, यानी बिल्कुल भी डोमिनियन नहीं चाहिए हमको, पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, अगला लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1930 को। लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, जैसे आता नहीं कि हमने 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया है, वो इसी वजह से लागू किया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया 26 जनवरी 1930 को मनाया। ठीक है, अगला लिखो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया। ठीक है, लिखो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया, पहली बार कब फहराया गया, ये फहराया गया तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को तिरंगा फहराया था, वो फहराया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आज का जो आपका अंतिम टॉपिक आता है बच्चों, फिफ्थ, वो लिखो आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च। क्या लिखोगे, सविनय, फिफ्थ है ना, फिफ्थ सिक्स जो भी है, सविनय अवज्ञा व दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च जो भी लिखते हो। ठीक है, व दांडी मार्च। ठीक है, तो आप कैसे लिखना है सविनय अवज्ञा व दांडी मार्च, पहला लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में इसका प्रारंभ करने का अधिकार दिया। लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में इसको प्रारंभ करने का अधिकार दिया, किसको, सविनय अवज्ञा। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में प्रारंभ करने का अधिकार दिया, और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। ठीक है, ये पहली चीज ये बता होनी चाहिए। इसका नेतृत्व किसने किया था बच्चों, सविनय अवज्ञा का, महात्मा गांधी ने, और इनको नेतृत्व दिया था 1930 में महात्मा गांधी ने। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था पूछता है, 1930 में, 1930 में। ठीक है, और नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने। साबरमती में इनको क्या दिया गया था, ये नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इससे पहले कि इन्होंने ये शुरू करते दांडी मार्च शुरू कर दिया। दांडी मार्च कब से कब तक हुआ पूछता है, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक बच्चों ये दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, डेट पूछता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक कुल 24 दिनों तक दांडी मार्च चला था। ठीक है, 24 दिन, कितने दिन चला था दांडी मार्च, कुल मिला के 24 डेज तक दांडी मार्च अपने आप में चला था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो सविनय अवज्ञा कहाँ से शुरू हुआ था, दांडी से। कई लोग साबरमती कहते हैं जो कि गलत है। ठीक है, सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था दांडी से, सविनय अवज्ञा कहां से हुआ था, दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला लिखना है आपको, यहीं पे क्वेश्चन जो आता है, जो मतलब यहां से क्वेश्चन आता है सविनय अवज्ञा के बाद, दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी बच्चों वो साबरमती से शुरू हुई थी और सर्वाधिक गुजरात के इसमें अनुयायी थे। ठीक है, देखो दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था, साबरमती से, साबरमती से हुआ था, और सर्वाधिक अनुयायी इसमें, सर्वाधिक कहां के लोग थे गांधी जी के साथ, गुजरात, सर्वाधिक अनुयायी कहाँ के थे, गुजरात के थे। और ये दांडी मार्च का मुख्य लक्ष्य क्या था बच्चों, नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, लिखो दांडी मार्च में क्या होना था, मुख्य लक्ष्य लिखो नमक कानून को तोड़ना। मतलब ब्रिटिश ने इनको नमक बनाने का अधिकार नहीं था, गांधी जी चले गए अपना यात्रा पे अपने लोगों को लेकर और नमक समुद्र तट पे जाके नमक कानून को तोड़ना इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। और नमक कानून को तोड़ते ही कौन सा आंदोलन शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा। ठीक है, अगला लिखो दांडी मार्च को तमिलनाडु यानी दक्षिण में किसके द्वारा संचालित किया गया था, राजगोपालाचारी के द्वारा। ठीक है, लिखो दांडी मार्च का तमिलनाडु में नेतृत्व, दक्षिण भारत में राजगोपालाचार्य।
राजगोपालाचारी, ठीक है, सर्वपल्ली राजगोपालाचारी द्वारा इसको क्या किया गया था, तमिलनाडु में इसका नेतृत्व किया था। अगला लिखो, सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी किस यात्रा में थी, ठीक है, वो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। लिखो सर्वाधिक महिला भागीदारी, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें सबसे ज्यादा महिला की भागीदारी थी, इसी में सर्वाधिक महिला भागीदारी लिखो, यानी सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो महिलाओं ने भागीदारी निभाई थी वो नमक सत्याग्रह में ही निभाई थी, ठीक है। तो लिखो नमक सत्याग्रह में, इसमें निभाई थी नमक सत्याग्रह, यानी ये जो आंदोलन था इसमें नमक सत्याग्रह में क्या की थी, सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं के द्वारा निभाई गई थी, ठीक है। अगला लिखना आपको यहीं पे, जो दांडी मार्च था बच्चों, उस समय महात्मा गांधी के साथ एक विदेशी पत्रकार था, उसका नाम था वेब मिलर, ठीक है। लिखो दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ विदेशी पत्रकार, दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी के साथ विदेशी पत्रकार, उसका नाम है वेब मिलर। क्या लिखोगे, वेब मिलर। ये दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ एक पत्रकार हुआ करते थे, ठीक है। अगला लिखो, गांधी जी जब नमक कानून तोड़ने के बाद जेल हुई थी, गांधी जी को कौन सा जेल भेजा गया था, यरवदा जेल। उसके बाद उसका नेतृत्व किया गया था अब्बास तैयब जी द्वारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखो, नमक कानून तोड़ने के बाद महात्मा गांधी को किस जेल भेजा गया, नमक कानून तोड़ने के बाद महात्मा गांधी कहां थे बच्चों, यरवदा जेल में थे, पुणे में, ठीक है, यरवदा जेल। तो लिखो इसके बाद फिर नेतृत्व यहीं पे समझ जाओगे ना, फिर नेतृत्व किसने किया, अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी। आप लोग पूरा लिखना, उसके बाद नेतृत्व अब्बास तैयब जी, उसके बाद दांडी मतलब जो नमक सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये था आपका आज का डे 16 नंबर की, जिसमें मैंने इकोनॉमी की जो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसके थोड़े क्वेश्चन कराए, बाकी कुछ क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के देख लिए, ठीक है। 17वीं क्लास में इससे आगे को हम देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।